जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है फ्राइडे 16 सितंबर और दोस्तों आज हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे, तीनों ही हिंदू में से रहेंगे। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री बिजनेस के बारे, तो ये आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ओरिएंटेड है। यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में हम बात करेंगे और उनका क्या योगदान रह सकता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये भी हिंदू में आया था, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आया था। तो यहां पे बात करी जा रही है कि भाई हमारी स्टेट को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को कौन से सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, सर्विसेज सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और अंत में हिंदू एक्सप्लेन्स में एक आर्टिकल आया था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे। अब ये रिसेंटली इसका 7th समिट अभी सितंबर 5 से 8 के बीच में कंडक्ट करा गया था। तो जानेंगे इस फोरम के बारे और इंडिया के लिए क्या रेलेवेंट है। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम, फार ईस्टर्न रशियन रीजन की बात करें, ये सब बातें यहां पे करेंगे। Question of the day will be towards the end of the video. Now, parliamentary business and an essential pit stop. तो दोस्तों यहां पे पहले कुछ हम पार्लियामेंट्री डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए बार बार हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन पार्लियामेंट में जिन सांसदों को आप चूज करते हैं 5 सालों के लिए, जितने टाइम के लिए भी वो रहते हैं लोकसभा में, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो जो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोगों के हित के लिए नहीं होती हैं। अब हमारे पास तो वो समय नहीं है कि हम वहां पे पार्लियामेंट में जाके पॉलिसीज बनाएं, बिल्स बनाएं। ये जो जिम्मेवारी है हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को सौंपते हैं। तो पार्लियामेंट जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो बहुत जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव काम पार्लियामेंट में हो। अगर 5 साल के लिए आपको चुना गया है, लेकिन पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए कह लीजिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कह लीजिए, बहुत जल्दबाजी से बिल्स पास किए जाते हैं, चाहे जो मर्जी सरकार हो। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ऐसे तो आप लोकसभा का सेशन पूरा 100% अटेंडेंस में अटेंड कर लो, लेकिन प्रोडक्टिव कितना रहा है वो सेशन, वो भी तो मैटर करता है। तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी जो है, उसके जो फिगर्स हैं काफी कंसर्निंग है, काफी चिंताजनक बात हमारे सामने आती है। अब हमारे पास 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड हमारी स्टैंडिंग कमिटीज भी हैं। इसके बारे में आई एम श्योर आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, तो लगभग 31 मेंबर्स इसमें होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलो कुछ स्टार्टिंग बात यहां पे होगी। अब इसका मैंडेट क्या है? मैंडेट रहता है स्टैंडिंग कमिटीज का कि भाई जो भी वेरियस लेजिस्लेशंस उनको रेफर करे जाते हैं उनको स्टडी करना, ठीक है। और साथ के साथ जो बजट प्रपोजल्स होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, वाटर मिनिस्ट्री हो, हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो हर एक मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है और उस बजट प्रपोजल्स को स्टडी करना। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल में जो हम डिस्कस करेंगे, कितना सक्षम है ये जो कमिटीज हैं, कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, और अगर नहीं हो पाए हैं तो क्या करेक्टिव एक्शंस हैं जिसके जरिए हम इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं तो लॉ मेकिंग प्रोसेस और ज्यादा बेटर होगा, प्रोडक्टिव होगा, और हमारे लोकसभा राज्यसभा सेशंस भी और प्रोडक्टिव होंगे। अब अगेन हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। तो ये डेटा आपने कहां यूज करना है? यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करी गई है, या लॉक जैम इन लोकसभा या राज्यसभा की बात करी गई है कि बिल्स पास नहीं किए जाते हैं, तो प्लीज ये डेटा आप वहां पे यूटिलाइज करना। आप इस डेटा को लिख सकते हैं अगर आप अभी अपनी कॉपी में कुछ नोट्स बना रहे हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप वर्ड टू वर्ड एडिटोरियल्स के नोट्स बनाइए, ये काम बिल्कुल नहीं करना आपने कि बिल्कुल ए से लेकर जेड तक आप नोट्स बना रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको लिखनी चाहिए वो मैं आपको बताता रहूंगा, यदि आई एम अज्यूमिंग अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख रहे हैं। तो यहां पे आपने इसका एक नोट बना लिया कि अगर हम बात करें 14, 15 एंड 16 लोकसभा की, तो जो परसेंटेज ऑफ बिल्स हैं जो कि रेफर करेंगे स्टैंडिंग कमिटीज को, लुक एट दैट। 16th अगर हम पिछली लोकसभा की बात करें, 16th लोकसभा की 27%, और अगर हम 14 लोकसभा की बात करें 60%, बट 27% बहुत कम है। जल्दबाजी में बिल पास करना जस्ट बिकॉज रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये काम सही नहीं है, ठीक है। अब सरकार इतने रश में क्यों होती है? देखिए सर, लोगों ने चुना आपको 5 साल के लिए। अब ये कानून का, ये नियम का फायदा है कि अगर वो लोगों के भले के लिए ना हो, अगर लोगों को उनका फायदा ना हो, लोगों को उनका लाभ ना हो, तो इतनी जल्दबाजी में ऐसे रिफॉर्म, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स नहीं लेके आनी चाहिए। हमने, अगर हम फार्म लॉज की भी बात करें, वहां पर भी हमने कॉन्ट्रोवर्सी देखी थी कि बहुत फार्म लॉज में अगेन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अच्छी भी थी, ठीक है, बुरी बात नहीं थी। बिकॉज अक्सर ये बात बहुत कही जाती थी फार्म लॉस के टाइम पे भी, दैट व्हाट माइट बी गुड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर माइट नॉट बी गुड फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट। बट नेवरदलेस यहां पे भी स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जा सकता था, स्टैंडिंग कमेटी में फार्म लॉस को स्टडी किया जा सकता था, बट वो नहीं किया गया।
नेवरदलेस कोई ऐसे धक्का तो नहीं है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि भी सरकार को हर वक्त बिल रेफर करना ही करना है स्टैंडिंग कमेटी को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम अनुभव की बात करें, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब जब कोई मैटर, जब जब कोई बिल डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को जब भेजा गया है तो उसका बहुत लाभ रहा है, उसका बहुत फायदा रहा है। ठीक है, अब इसके चलते अब ये भी कहा जाता है कि भी जो बिल्स हैं अब बहुत जल्दबाजी में पास कर दिए जाते हैं तो स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं होता। लेकिन परहैप्स अगर हम इन स्टैंडिंग कमिटीज को ये बिल रेफर करेंगे तो यहां पे प्रॉपर स्टेक होल्डर एनालिसिस भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फार्म लॉस की बात करी, अब चलो फार्म लॉस को विड्रॉ कर लिया था, फार्म लॉस को ऑन द ईव ऑफ गुरु नानक देव जी बर्थडे इन 2021 विड्रॉ कर लिया था। फिर ये बात भी आई थी कि पंजाब में इलेक्शंस थे 2022 में, इस करके इसको विड्रॉ कर लिया गया था। नाउ इट कुड बी पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली अब पॉलिटिक्स तो कभी पीछे नहीं रहती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन लेना, कोई बिल बनाना, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होता है, इलेक्टोरल गैम्बल होता है, वो इन्वॉल्व रहता है। वो और बात है, चलो उसमें क्या इन्वॉल्व था उस डिसीजन को विड्रॉ करने में। लेकिन बिल्स को अच्छी तरह से अगर एग्जामिन किया जाता पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, अगर अच्छा बेटर स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाता, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जाता, तो शायद ये नौबत नहीं आनी थी कि 1 साल भर का जो प्रोटेस्ट चला था। नाउ अब सरकार को या रूलिंग पार्टी को, जो भी रूलिंग पार्टी हो, घबराने की क्या बात है? देखिए आप तो मेजॉरिटी में हैं, तो ऐसा तो नहीं है अगर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी ने कोई प्रपोजल दिया या अगर उनको आपके प्रस्ताव नहीं पसंद आए जो कि बिल में थे, तो ऐसा तो नहीं कि आपको वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, 30-31 लोग तो आपकी मेजॉरिटी को ओवरटेक नहीं कर सकते ना, जो 30-31 लोग आपकी स्टैंडिंग कमेटी में हैं। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, व्हाटएवर इट इज, दैट ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो हेसिटेट करें एज फार एज रेफरिंग द बिल्स टू द कमिटी इज कंसर्न। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो पहली बात, जो स्पीकर है लोकसभा के और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके पास कैटेगोरिकली पावर्स हैं जो कि वो रेफर कर सकते हैं बिल्स को टू द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत यूजफुल रहेगा, इट मे बी वेरी यूजफुल टू मेक द प्रोसेस ऑफ दिस मैकेनिज्म फॉर रेफरेंस ऑफ द बिल। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी डिस्कशंस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में करी जाती हैं या करी जानी चाहिए, वो फ्रैंक होनी चाहिए, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी फेवर होनी चाहिए, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। और यहाँ पे देखिए, अब जो आप बिल को लेके वहां पे आपने स्टैंडिंग कमेटी में जिसको लेके आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी वो मुद्दा है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से ओरिएंटेड हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड हो, ग्रेटर इंपैक्ट या ग्रेटर गुड किसके लिए है? सोसाइटी के लिए है। तो यहां पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, लेकिन यहां पे विप ऑफ द पार्टी, यानी कि यहां पे अगर आप, लेट्स से आप बीजेपी में से हैं, लेकिन आपका जो व्यू है उस स्टैंडिंग कमेटी में इज अगेंस्ट द व्यू ऑफ योर पार्टी, तो नॉट नेसेसरी कि आपको अपनी पार्टी के व्यू के साथ ही मानना है। आप अपने पार्टी के अगर अगेंस्ट भी व्यू रखते हैं, डजंट मीन कि आप फिर डिफेक्टर कहलाएंगे, कि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। तो ये प्रस्ताव यहां पे रखे गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैकेनिज्म को, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी मैकेनिज्म को, जो कि स्ट्रेंथन करता है लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। तो अगर हम एक फिक्स टाइमलाइन दे दें, अब एक फिक्स टाइमलाइन दे दो आप डिपार्टमेंट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को, कि भाई आपने इतने पर्टिकुलर पीरियड में, लेट्स से 6 मंथ्स में आपने जो भी आपको मैटर रेफर करा गया है, मैं एग्जांपल के तौर पे 6 मंथ्स कह रहा हूं, कि आपने वो जो मैटर है वो स्टडी करके हमको बताना है, स्पीकर को देना है या चेयरमैन को देना होता है राज्यसभा, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा में वो जो मैटर है टेबल हो सके। ठीक है, अब वो टाइमलाइन कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड कर सकता है या चेयरमैन डिसाइड कर सकते हैं राज्यसभा के। ठीक है, लेकिन अगर कमेटी अपनी विद इन द टाइमलाइन अपना डिसीजन नहीं दे पाती, रिकमेंडेशन नहीं दे पाती है, तो वो जो बिल जो रेफर करा गया था स्टैंडिंग कमेटी को, वो वापस से बिफोर द हाउस, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, बिफोर द कंसर्न्ड हाउस, उसके सामने वो प्रस्ताव फिर से रख देना चाहिए जिस भी फॉर्म में वो पहले था। तो एटलीस्ट जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि भी हमने तो रेफर किया था, लेकिन अब द बॉल विल लाई इन द कोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, कि उन्होंने यहां पे रिकमेंडेशंस या अपने प्रस्ताव नहीं भेजे, उस बिल को स्टडी करके अपने प्रपोजल नहीं भेजे। और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है अगर हम एक्सपर्ट्स को भी रोप इन अगर यहां पे करना शुरू कर दें। ठीक है, बिकॉज जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, टेक्नोक्रेट जो हैं, बेशक वो डायरेक्टली इलेक्टेड ना हो, लोकसभा के ना हो, राज्यसभा के ना हो, ठीक है, लेकिन उनके पास नेसेसरी और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, डोमेन नॉलेज है, लेट्स से इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, या यंग रिसर्चर्स को भी हायर किया जा सकता है। बिकॉज व्हाट इज द पर्पस इज टू मेक द बिल वेरी इफेक्टिव, टू मेक द सो कॉल्ड रिफॉर्म और द बिल और द प्रपोजल और द लॉ मेकिंग प्रोसेस वेरी इफेक्टिव फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। और यहां पे कोई ढील छोड़ने की भी बात नहीं आनी चाहिए, यहां पे कोई कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब देखिए, अब आगे अब विंटर सेशन आएगा, है ना, अभी मॉनसून सेशन की हम बात करें, आगे विंटर सेशन आएगा। अब सेशंस के बीच में तो टाइम होता है, लेकिन आमतौर पे पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं, खास करके अगर हम बात करें जो भी कोई मुद्दा सामने रखा गया था जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, अब पार्लियामेंटेरियंस का क्या फर्ज बनना चाहिए? लेट्स से अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई मैटर है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का फोकस क्या होना चाहिए? शुड दी एग्रीकल्चर मिनिस्टर वेट के भी जब अगला पार्लियामेंट सेशन होगा, तब चाहे विंटर सेशन होगा, तब में जाके वो बिल
डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी के सामने रखूंगा। अगर बीच में आपके पास 4-5 महीने का गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस, तो आप उस गैप को यूज कर सकते हैं वो मैटर को रेफर करने के लिए तो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, ठीक है, व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट गैप, ठीक है। तो ये कुछ यहां पे प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। नाउ अगला आर्टिकल, शुड इंडिया चूज मैन्युफैक्चरिंग ओवर सर्विसेज। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। अब देखिए, अब हर चीज ब्यूरोक्रेसी के हाथ तो नहीं दी जा सकती है। जब आज से 30 साल पहले मनमोहन सिंह जी ने, और जब उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं 1991 की बात करूं, 31 साल हो गए हैं, उनको नहीं पता था कि अब वो अपनी इकॉनमी को ओपन अप करेंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो उससे जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनको नहीं पता था कि ये रिफॉर्म्स लेके आने से हमारी इकॉनमी इतनी ओपन अप हो जाएगी। इट कुड हैव हैपेंड कि ये जो डिसीजन था बैकफायर कर जाता। अब ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हैं तो वो भी इंसान, ठीक है। अब जो बहुत क्रिटिकल ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, क्रिटिकल ऐसे जो स्टेप्स होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने के लिए, अब उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अब ये कहो कि भी कौन से सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करो, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे, वो कहे कि नहीं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही प्रमोट करेंगे, सर्विस सेक्टर में हमने काफी ग्रोथ देख लिया, व्हाट इफ दैट डिसीजन बैकफायर, तो गला किसका पकड़ा जाएगा? गला तो ब्यूरोक्रेट का पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इतना फीजिबल भी नहीं है इतना रिस्क लेने के लिए। रिस्क टेकिंग एपेटाइट किसके पास होता है? कैपिटलिस्ट के पास होता है, बिजनेसमैन के पास होता है। रिस्क टेकिंग कैपिटल ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं होता है, क्योंकि आप रिस्क ले लो, कल को आपका डिसीजन मिसफायर कर जाए तो कल को आपके पास सीबीआई, सीवीसी, ईडी ये सब भेज देंगे। देखो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एचसी गुप्ता जी की बात करूं, जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी थे, जो कोल केड स्कैम हुआ था, अभी रिसेंटली अगस्त 2022 में उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। अब अपेरेंटली वो बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर है, और रिटायरमेंट के बाद भी वो जो केस था कोल स्कैम के चलते, क्योंकि वो कोल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर एलिगेशन ये थी कि इरेगुलरिटीज करी गई हैं, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन करा गया है, कोल ब्लॉक्स को रैंडमली एलोकेट किया गया है। पूरी आईएएस लॉबी एचसी गुप्ता जी के पीछे यूनाइटेड है। एचसी गुप्ता जी अपनी पेंशन से, अपनी सैलरी से इतने महंगे महंगे लिटिगेशन के केसेस लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं। लेकिन गला किसका पकड़ा? जब कोलगेट स्कैम हुआ तो जो मंत्री था, चाहे हम स्पेक्ट्रम, अगर चाहे हम 2G स्कैम की बात करें, चाहे हम कोलगेट स्कैम की बात करें, मंत्री तो बच के चले जाते हैं, लेकिन जो आईएएस अफसर हैं, जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, वो तो नहीं बच पाते हैं, उनका तो गला पकड़ लिया जाता है। तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो सवाल ये आता है कि भाई अगर आज आप एज अ ब्यूरोक्रेट कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, व्हाट इफ टुमारो दैट बैकफायर्स? हाँ, अगर हम इन डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास की बात करें तो इतिहास इस बात का गवाह है कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना, कोई भी जो देश है ना, हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, सबसे पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए हैं, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, दैट हैज हैपेंड। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई है। हमारे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई है, ना मैन्युफैक्चरिंग हमको यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला है, लेकिन हमने यहाँ पे सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ बहुत देखा है, खास करके आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अब अगेन यहां पे ये बहुत जरूरी है कि हम डेफिनेटली, जो इतिहास हमको बताता है डेवलपिंग देशों का और डेवलप्ड देशों का भी, दैट डेफिनेटली सरकारों के द्वारा कोई ना कोई इंटरवेंशन जरूर इन्वॉल्व रही थी, जिसके चलते एक स्ट्रांग और रोबस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी। अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2022 में अगर हम चिप्स एक्ट की बात करें, साइंस एक्ट इन अमेरिका की बात करें, जहां पे अमेरिका ने $50 बिलियन का इंसेंटिव रखा है कि कैसे अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसको स्ट्रेंथन करा जा सके। आई एम श्योर बाय नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि हम ताइवान की बात करें, ताइवान इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है सेमीकंडक्टर्स की। नाउ अब पीछे क्या हुआ था, अगर हम क्वाड समिट की बात करें मई में, तो वहां जो मई 2022 में क्वाड समिट हुआ था, जब इवन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की भी स्थापना करी गई थी, तो जो बाइडेन ने बहुत ज्यादा एम्फोसिस ले किया था सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी में, बिकॉज ये चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आगे जाके आपने गाड़ियां बनानी है, फोन्स बनाने हैं, टीवीज बनाने हैं, इसके लिए जो आपको चिप्स चाहिए, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रही है? ताइवान में, साउथ कोरिया में, जापान में, वहां पे हो रही है। तो अब ये इंसेंटिव अमेरिका ने वहां के कॉर्पोरेट कंपनीज को दिया, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो डेफिनेटली ये भी इंटरवेंशन है ना, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, तो यानी कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा कंपनीज को। अब ऐसे तो हमने भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करी है, लेकिन अमेरिका का $50 बिलियन देना और हम तो इतने पैसे नहीं दे सकते, $50 बिलियन, ठीक है, तो फर्क आ जाता है। लेकिन बात समझने वाली क्या है, बात यहां पे ये समझने वाली है कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट टू फ्लरिश द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो इतना तो रिस्क स्टेट को, ब्यूरोक्रेसी को लेना ही पड़ेगा। नाउ अगर हम सर्विसेज की बात करें, डेफिनेटली सर्विसेज का जो शेयर है हमारी इकोनॉमी, दैट इज, अगर हमारी इकोनॉमी में, दैट इज गॉन अप ओवर 50% ऑफ द जीडीपी। लेकिन क्या सर्विस सेक्टर इतना सफिशिएंट है, इतना केपेबल है कि ज्यादा सफिशिएंट जॉब्स जनरेट कर सके? नहीं, अभी भी जॉब्स के मामले में डिपेंडेंसी ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है।
which means कि 15% of the GDP is supporting around about 45 to 50% of the workforce. तो हमको और प्रोडक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेगी, खास करके नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो खेतीबाड़ी से दूर हटकर, खेतीबाड़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है. सर्विस सेक्टर ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत हमने एक्सपोर्ट्स करे हैं. आईटी के मामले में हम नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड. फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हो, आईटी एक्सपोर्ट्स हो, ठीक है. आज के टाइम पे कितने सारे एडुटेक कंपनीज आ गई हैं, फिनटेक कंपनीज आ गई, इनको हम सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, जो नए सेक्टर्स हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सब बढ़िया. लेकिन उसके बावजूद ये सब टेक्नोलॉजीज, ये सब सेक्टर्स सफिशिएंट जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. तो ज्यादा जो जॉब्स क्रिएट कौन कर पाएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चलते जॉब्स क्रिएट होंगी वो डायरेक्ट भी होंगी और इनडायरेक्ट जॉब्स भी होंगी. नाउ सो इंडीड बहुत पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ताकि वो हायर प्रोडक्टिविटी वाले जॉब्स क्रिएट कर सके. लेकिन अगेन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टेट कैपेसिटी. नाउ द स्टेट कैपेसिटी और द कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिसी मेकर्स दैट माइट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ठीक है. अब अगर हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बात करें तो 1970s के, अगर हम दशक की बात करें 1970s के बाद, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. तो उस 19 तो आज से अब कुछ, चलो अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने काफी अच्छे सिग्निफिकेंट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखे थे, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स भी देखे थे. लेकिन पिछले 50 सालों में इतना पॉलिटिकल इंटरवेंशन हम देख रहे हैं हमारे सिविल सर्विसेज में, जिसके चलते जो क्वालिटी है ऑफ द सिविल सर्विसेज दैट इज इरोडिंग, दैट इज लीडिंग टू द इरोजन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज. एक बात याद रखें, जैसे कि हम कहते हैं कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो ये बात याद रखें कि ब्यूरोक्रेसी में जितना आपके पास ज्यादा पावर होगी, जितना आप ज्यादा डिस्क्रिशन का एम्प्लॉय करेंगे अपनी पावर का, उतना ज्यादा जो स्टेट कैपेसिटी है, जो क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, वो इरोड होगी. ठीक है. तो ये बात यहां पे याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कोट के फॉर्म में भी आप इसको कोट कर सकते हैं. अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्या वो प्रोन है टू क्रोनिज्म, यानी कि क्रोनी कैपिटलिज्म की हम बात करें. ठीक है. नाउ अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, यानी कि भाई आपको यहां पे इंसेंटिव दिए जाएंगे आपके प्रोडक्शन के बेसिस पे, यानी कि यहां पे कुछ क्राइटेरिया आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, सॉरी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि यहां पे भारत सरकार ने क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है कि जिन कंपनीज को, जिन सेक्टर्स को, चाहे वो, अब देखिए अब पीएलआई जो इंसेंटिव्स है कौन से सेक्टर्स को दिए जा रहे हैं? सनराइज सेक्टर्स को. सनराइज सेक्टर्स कौन से हैं? यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर दी, यानी कि जो नए सेक्टर्स हैं, जो न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो कि बहुत क्षमता रखते हैं जॉब क्रिएशन के लिए, तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा. तो क्लियरली यहां पे डिस्क्रिशन का तो बहुत कम स्कोप रह जाता है. हाँ, ये जरूर है कि आप जो क्राइटेरिया रखा गया है परफॉर्मेंस का, जिसके बेसिस पे आप इंसेंटिव्स देंगे, उस क्राइटेरिया को आप और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं. लेकिन यहां पे डिस्क्रिशन का, इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि यहां पे डिस्क्रिशन का बहुत कम स्कोप रह जाता है. ठीक है. नाउ अब क्या शुड द मार्केट बी द किंग? देखिए अब आज के टाइम पे हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी के जमाने में तो नहीं रह रहे हैं, हम एक ओपन इकोनॉमी के जमाने में रह रहे हैं. ठीक है. अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पीएलआई स्कीम्स की बात करते हैं. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम ज्यादा ये जो चीजें हैं इंपोर्ट ना करें. अब देखिए, अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो ज्यादातर कहां से इंपोर्ट होते हैं? चाइना से इंपोर्ट होते हैं. ठीक है. हम ये नहीं चाहते कि हम अपने सप्लाई चेन के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहें. वी डोंट वांट दैट. हम क्या चाहते हैं कि जो चीज यहां पे बनाई जा सकती है, इजिली बनाई जा सकती है, थोड़ा सपोर्ट देके, थोड़ा फंडिंग देके, हम चाहते हैं कि हम और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करें, बिजनेसेस आए यहां पे, बिजनेसेस खोले. हम कल को ये भी चाहेंगे कि आईफोन यहां पे भी बनने शुरू हो. ठीक है. तो जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज यहां पे बननी शुरू हो जाए, और अगर वो चीज ईमानदारी से कंपनीज बना पा रही हैं, वो परफॉर्मेंस दिखा पा रही हैं, तो भारत सरकार क्या कह रहा है? भारत सरकार कह रहा है कि हाँ, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, चाहे वो आपको फंडिंग देने की भी बात हो, चाहे वो हजारों करोड़ों में आपको फंडिंग देने की भी बात है. ठीक है. तो इंडस्ट्रीज को रैंडमली नहीं चूज करा गया पीएलआई स्कीम के चलते. ठीक है. यहां पे क्राइटेरिया रखा गया है, खास करके मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहां पे आपके जो सनराइज सेक्टर्स हैं, ठीक है, सनराइज सेक्टर कंपनीज को चूज करा गया है. नाउ द स्टार्ट वुड ऑब्वियसली बी फ्रॉम द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स. यहां पे सनराइज सेक्टर्स की बात आ गई है. अब ये जो सेक्टर्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चूज करने के लिए नहीं रखे गए हैं. आमतौर पे कहा जाता है कि जी 2 ही लोगों का फायदा करवा रही है सरकार, तो ये 2 या 3 लोगों का फायदा करवाने के लिए स्कीम नहीं रखी गई है. अब अगेन मैं बात रिपीट करूंगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर जो है वो कोई पंडित नहीं है. ठीक है. वो एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है कि उनको पता होगा. वैसे तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी नहीं कुछ पता होता कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है. लेकिन वो पॉलिसी जो मेकर्स हैं, अब उनके पास कोई ऐसा कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसा भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हमारे इस रिफॉर्म के साथ, हमारी इस पॉलिसी के साथ इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत तरक्की हम देख पाएंगे. उनको नहीं पता. इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है. तो जहां पे रिस्क और स्पेकुलेशन इन्वॉल्व रहता है, तो वो काम इस आर्टिकल में बात करी गई वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए.
ठीक है, तो कंक्लूजन की बात आती है, देखिए अब जहां पे हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जहां पे हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स तो देने पड़ेंगे ना ऐसी कंपनीज को, जो कि कंपनीज यहां पे आके इन्वेस्ट करना चाहती हैं, चाहे हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे वो कंपनीज हमारी इंडियन रीजन की ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं तो उनके पास क्या एक इंकरेजमेंट होगा, उनके पास क्या एक मेरिट होगा और अपना बेहतर काम करने का। तो हमको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो या जिस मर्जी बेसिस पे हो, लेकिन हमको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो वो फिर बहुत बुरी बात होगी, बिकॉज हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव अप नहीं कर पाएंगे। नाउ लास्ट आर्टिकल आज का जो रहेगा दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे और इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट के बारे। क्या है जी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? देखिए इसको 2015 में स्टैब्लिश करा गया था। ये एम्फसाइज क्या करता है कि कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में कैसे वो मोबिलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी 7th समिट जो था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, ये कंडक्ट करा गया था। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था बिटवीन द 5th to 8th ऑफ सितंबर। ठीक है ना, अब ये जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करने की बात करी जा रही है रशियन फार ईस्ट रीजन में। तो वहां पे बहुत सारी ढेर सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत रिच मिनरल वेल्थ वहां पे पाया जाता है। फिशरीज की बात करें, मिनरल वेल्थ की बात करें, इनफैक्ट अगर हम रशियन फार ईस्टर्न रीजन की बात करें, वो अराउंड अबाउट 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू रशियाज जीडीपी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो 2017 से लेकर 2021 तक 3.6 ट्रिलियन रूबल्स की इन्वेस्टमेंट रशिया ने इस रीजन में अट्रैक्ट करी है। तो चाहे वो चाइना की तरफ से आई हो, चाहे वो साउथ कोरिया की तरफ से, चाहे वो जापान की तरफ से हो। ठीक है, वैसे 90% इन्वेस्टमेंट तो चाइना की तरफ से ही आई है, जो 90% ऑफ दिस 3.6 ट्रिलियन रूबल्स, और इवन इंडिया ने भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करा है, इंडिया ने भी इन्वेस्ट करा है। ठीक है, मोस्टली एम्फेसिस कहां पे है, एग्रीमेंट्स फोकस कौन से एरियाज में लाई करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में, कनेक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में, आर्कटिक रीजन में, ठीक है, मिनरल एक्सकवेशन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ मेजर एक्टर्स, ये चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दिस रीजन। ठीक है, इनफैक्ट 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको मैंने कहा था, चाइना ने इन्वेस्ट करा है यहाँ पे, और रशिया भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम कर रहा है। तो अब चाइना भी इस रीजन को देखता है एज अ पोटेंशियल रीजन एज फार एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इवन द पोलर सी रूट इज कंसर्न। नाउ दिस इज द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, ये जो यहाँ पे मैंने अभी इंसर्कल करा है। ठीक है, और अभी रशिया और ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्पेशली इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर हैपनिंग। पोलर सिल्क रोड की यहाँ पे दोस्तों बात करेगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हमने बात करी है, तो पोलर सिल्क रोड की भी बात कर लें तो ये देखिए जो चाइना का बिल्कुल ईस्टर्न प्रोविंस है, अगर हम दलियान की बात करें, ये अगर हम पोलर सिल्क रूट को देखें, देखिए कहां तक जा रहा है, रॉटरडैम तक जा रहा है। सो दिस इज द पोलर सिल्क रूट। सो वी हैव अ मैरीटाइम सिल्क रूट, वी हैव अ वन बेल्ट वन रोड, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड वी ऑल्सो हैव अ पोलर सिल्क रूट एज वेल। नाउ उसके अलावा साउथ कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी बहुत ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं इस रीजन में। तो साउथ कोरिया ने बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करा है, शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर में हो, फिशरीज में हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हो। और साउथ कोरिया ने भी लगभग $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में करी है। फिर जापान की बात करें, देखिए जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूट जरूर है अगर हम क्यूरल आइलैंड्स की बात करें, है ना, लेकिन उसके चलते फिर भी जापानीज इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्वाइट अ लॉट। इनफैक्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन हैज बीन अराउंड अबाउट $16 बिलियन। अभी आज के टाइम पे तो चलो अगर हम शिंजो आबे की बात करें, जब तक शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे जापान के, वो काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर रहे थे, काफी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन यहाँ पे रशियन फार ईस्टर्न रीजन में जापानीज जो प्राइवेट कंपनीज है वो काफी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन अभी जो मोमेंटम ऑफ ट्रेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, दैट हैज हॉल्टेड, क्योंकि अभी वहां पे लीडरशिप किसकी है, फूमियो किशिदा जी की, वो वहां के अभी प्रधानमंत्री हैं, और बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स ओवर क्यूरल आइलैंड्स बिटवीन रशिया एंड जापान, इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे फार ईस्टर्न रीजन में कम हो रही है। नाउ अगर हम अपने रोल की बात करें, हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत ईगर हैं कि हम कैसे अपनी कोऑपरेशन को डीपन कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में है, टूरिज्म में है, और इवन आर्कटिक रीजन में। ठीक है, आर्कटिक पॉलिसी के बारे में हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा। नाउ व्हाट डज द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एम फॉर? ठीक है, तो कैसे यहां पे एफडीआई बढ़ाया जा सकता है? अब ये जो फार ईस्टर्न रीजन है रशिया का, ये 1/3 ऑफ रशियन टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पे बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, फिश है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं, ठीक है, वुड है, नेचुरल गैस है, और यहाँ पे आबादी भी बहुत कम है। तो रशिया की सरकार इंकरेज करी कि लोग यहाँ पे आके रहना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। और जैसे आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जो रीजन है लगभग 5% ऑफ रशिया जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं।
अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि हम कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया को जाते हैं, तो जैसे अब इंडिया अभी रिसेंटली अगस्त की बात है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज किया गया था, जिसके चलते हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, रशिया के साथ और ज्यादा इंक्रीज करेगी। उसी तरह से रशिया भी क्या चाह रहा है, रशिया चाह रहा है कि कैसे रशिया की जो कनेक्टिविटी है एशिया पैसिफिक रीजन के साथ, एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू और स्ट्रेंथन की जा सके। ठीक है, अब यहां पे ट्रांस साइबेरियन अगर मैं हाईवे की बात करूं तो चाइना ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करा है ट्रांस साइबेरियन हाईवे में भी और ट्रांस साइबेरियन रेल लाइंस में भी। तो कुछ सिटीज हैं, व्लादिवोस्टॉक की बात करें, उलान उदे की बात करें, चिता की बात करें, सिटीज को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, इनके बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करी जा रही है और इसके चलते रशिया और कोशिश करे कि कैसे एशियन इकोनॉमीज और यहां पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब यहां पे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट बात क्या है, जो इस आर्टिकल में मेन बात समझने को थी कि कैसे हम एक बैलेंस बना सकते हैं बिटवीन योर दिस ईईएफ एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए, अब हम यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इसकी स्थापना 14 देश इस पर्टिकुलर फोरम में है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग जापान एंड अमेरिका। अमेरिकन लेड इनिशिएटिव है। इस साल जो क्वाड की मीटिंग हुई थी मई 2022 में, टोक्यो में मीटिंग हुई थी, वहां पे इस इनिशिएटिव को रखा गया था। कहा जाता है कि लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आफ्टर द आरसीईपी विच इज चाइनीज लेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो दोनों ही अपने 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 दायरे में बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। हमारे वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं दोनों ही फोरम्स में। और अब देखिए, अब अगेन एक फोरम है रशिया लेड है, एक फोरम है अमेरिका लेड है। तो अगेन हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बात करी थी मल्टी अलाइनमेंट की, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की। ठीक है, तो अब अगेन नोबडी स्टॉपिंग अस कि हम रशिया के साथ ना एंगेज करें, अमेरिका के साथ ना एंगेज करें। और हमने भी यहाँ पे देखिए, हम भी अब अगर रीसेंट पास की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पे काफी एक इच्छा जताई थी कि हम यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्ट करें, स्पेशली इस रीजन में। सो वी आर नॉट हेसिटेटिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस रीजन जस्ट बिकॉज कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन हमारे लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। बिकॉज अगर हमने एक रेलेवेंट प्लेयर बन के रहना है इंडो पैसिफिक रीजन में, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करना, कहीं ना कहीं चाइनीज लेड आरसीईपी को कंटेन करना। और जो ग्रुपिंग चाइना को कंटेन करने की बात करेगी, इंडिया के वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में होगा। वो और बात है कि इंडिया के अलायंसेस, इंडिया की पार्टनरशिप एससीओ में भी है, ब्रिक्स में भी है, जहां पे चाइना एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है। तो वही वो मल्टी अलाइनमेंट की बात आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें ऑफ आईपीईएफ और इंडिया, तो यहां पे देखिए जो आईपीईएफ है, तो यहां पे बात करी गई थी मई 2022 में कि कैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को बनाया जा सकता है। जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं जो कि सोर्स करने पड़ते हैं, ज्यादातर चाइना से ना सोर्स करने पड़े, डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर ना हो, कैसे इंडिया भी पार्ट बन सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन का। कोविड के चलते सब बहुत सारे देशों की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करी गई थी सामने कि कितने सारे देश रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर। तो इनफैक्ट अगर हम अपने आप को बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल अगर हम द बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एपीआईज हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे ये जो सप्लाई चेन जो हमारे शॉर्टेजेस हैं, सप्लाई चेन जो इशूज़ हैं, ये हम हमारे जो सप्लाई चेन जो इशूज़ हैं एड्रेस किए जा सकेंगे, उसके लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए रहेगा। तो अगर अगेन अबाउट दी आईपीएफ, तो वैसे तो ये आर्टिकल में मेंशन नहीं था, बट जस्ट वैल्यू एडिशन के तौर पे आईपीएफ में 14 कंट्रीज आती हैं जो कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कॉम्प्राइज करती हैं। इसमें 14 मेंबर्स हैं, आपके सामने लिखे गए हैं। इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है, बाकी और आपके सामने कंट्रीज मेंशन है। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अब यहाँ पे 4 पिलर्स हैं आईपीएफ के। ठीक है, हमने रिफ्रेन करा है फ्रॉम जॉइनिंग द फोर्थ पिलर विच इज ऑफ ट्रेड। हमने ये कहा है कि भी देखिए जहां पे ट्रेड की बात है, होगा बहुत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि भी आरसीईपी को काउंटर करेगा, हम चलो आरसीईपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे नहीं हमको लगी, इस करके हमने ट्रेड की जहां तक बात आती है तो हमने वहां पे एंगेज करने की बात नहीं करी है। लेकिन जहां तक सप्लाई चेन की बात आती है, ठीक है, जहां तक बात आती है क्लीन इकोनॉमी की, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात आती है, ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, या अगर फेयर इकोनॉमी की बात आती है जहां पे एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस को यहां पे एम्फसाइज किया जाएगा, तो वहां पे इन 3 डायमेंशंस में, इन 3 पिलर्स में हम यहां पे आईपीईएफ के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। नाउ ये थे हमारे आज के 3 आर्टिकल। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? Question of the day is discuss the significance of the department related standing committee in strengthening the law making process in India। ये जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वहां से क्वेश्चन है, how can this mechanism be explored more frequently। आपने 250 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। Now आपने आंसर कहां पे करना है? So we have a telegram group, editorials with means answer writing। Now to get access to this group, what you have to do, if I'm assuming if you're watching this video for the first time, please while watching this video go to the description link। वहां पे आपको यहाँ पे ये लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो आप बिटवीन 10 to 6 इस नंबर पे
6280133177 इस नंबर पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपने टेलीग्राम की ऐप से, रिक्वेस्टिंग कि भाई मेरे को प्लीज इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और आपको हमारी तरफ से हमारी एडमिन टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो किशन मधेशिया जी का बेस्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि इवैल्यूएट करिए हमारी जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि जो हमारी स्कीम्स है टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजंस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर है, प्लीज इसको रीड करना। तो यहाँ पे वेरी वेल डन किशन, आपने यहाँ पे सारी की सारी जो स्कीम्स है, मोस्टली जितनी भी स्कीम्स हैं विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजंस, तो अगर हम वो प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना की बात करें, ठीक है, वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करें, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, मोस्टली इन्होंने मेंशन करी हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए कि हम जो वाइडन कर सकते हैं सेफ्टी नेट ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, क्यों वो जरूरी है, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाइडन करें सेफ्टी नेट ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, वो भी यहाँ पे इन्होंने रीजंस मेंशन करे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं which are been faced by the elderly people. Now again बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें से काफी सारी जो बातें थी हमने आर्टिकल में भी पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट करा दैट इज वेरी वेरी एलिगेंट। और साथ में क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है सीनियर सिटीजन्स की हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूशन रहती है, तो उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी है। चलिए सो दोस्तों जाने से पहले क्विक एडवर्टाइजमेंट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन रखते हैं तो प्रेरणा मैम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। तो यदि आप अगले साल पेपर देंगे और अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स है फॉर PSIR। इसकी वैसे तो प्राइस 27,999 है, लेकिन अभी अगेन एक कोड है अर्ली बर्ड जिसके चलते आपको 33% ऑफ मिलेगा और आपको कितनी प्राइस इसमें लगेगी 18,899। और इसके लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट्स के बारे जानने के लिए और इस कोर्स के बारे जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043। सो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम बहुत जल्द। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।